नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं जो पहुंचते हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल सकते हैं a इंटू टी की पावर 3/t टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2kT। इसमें एक चीज बस याद रखना आप लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपके पास में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसको थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो जल्दी से ऊपर चला जाता है। तो एक बार आपका D1 कंडक्ट करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर आपका D2 कंडक्ट करता है। तो होता क्या है कि जो आपने इनपुट वेवफॉर्म दी थी पिछले केस में, उससे फिर अपने को ऐसी वेवफॉर्म जो है वो आउटपुट में मिल जाती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स नाम के टॉपिक की। बहुत ही इजी, थ्योरी टॉपिक ज्यादा है तो इसीलिए कुछ बातों को समझना जरूरी है ना। तो आइए सबसे पहले कुछ थ्योरी जो इसकी काम की है उसको देख लेते हैं। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डिफरेंस जो है एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, ये सारे डिफरेंस आपको एनसीईआरटी से याद करने होते हैं। कंडक्शन और वैलेंस बैंड जहां ओवरलैप कर जाते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। मतलब ये अगर मेरा कंडक्शन और वैलेंस बैंड में अगर अलग अलग बनाता हूँ, इनके बीच में एक गैप आता है, और अगर ये जो एनर्जी गैप है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो हम इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है। वहीं अगर ये आपके सीबी और वीबी जो हैं ये दोनों अगर ओवरलैप ही कर जाएं, यानी ये आपका सीबी है और इसी के अंदर क्या घुस गया आपका वीबी, तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही अवेलेबल है कंडक्शन के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। ठीक है। और यही इजी अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो आपका सेमीकंडक्टर वाला कंडीशन जो है वो पैदा हो जाता है। ये वाली बात ध्यान रखें। ठीक है। लेस देन 3 के अंदर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर होगा तो वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा। राइट। चलो भाई, इन बता ही दिया मैंने, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं जो पहुंचते हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल सकते हैं a इंटू टी की पावर 3/t टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2kT। इसमें एक चीज बस याद रखना आप लोग कि जो n है वो प्रोपोर्शनल होता है t की पावर 3/2 को। इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखना, बाकी कुछ याद रहे या नहीं रहे। ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो एन टाइप और पी टाइप होते हैं। इंट्रिंसिक के अंदर आप प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन ले आओ जिसमें मास एक्शन लॉ Ne इंटू एन एच इज इक्वल टू ni स्क्वायर अपन लोग फॉलो कराते हैं। Ne इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH इसमें नंबर ऑफ होल्स, और Ni को हम लोग इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना भाई, ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। तो Ne हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH हो गया नंबर ऑफ होल्स, Ni स्क्वायर यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो पार्ट ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इंट्रिंसिक में प्योर और एक्सट्रिंसिक के अंदर डोप किया हुआ, डोपिंग हो जाती है, डोपिंग किसी बाहर वाले डोपेंट से करते हैं। ठीक है। और उससे हम लोग पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को एंट्री कराते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब 5 आउटर इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप का मतलब ट्राइवेलेंट यानी कि 3 आउटर इलेक्ट्रॉन। 3 आउटर इलेक्ट्रॉन तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर 5 तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बनते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होता, तो इसीलिए एक होल जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि होल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, यानी मेजोरिटी कैरियर्स यहाँ पे होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। और यहाँ पे क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, एक हमेशा फ्री रहता है, तो वो जल्दी से कंडक्शन बैंड के अंदर भाग जाता है, और इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी होल्स होता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही कंडक्शन बैंड के अंदर जाके करंट देना शुरू कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं, एन टाइप को। और वहीं पी टाइप में एक्सेप्टर इंप्योरिटी जो है ये कहलाती है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि किस तरह से सिस्टम रहता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है ये बातें मैंने आपको बता दी। टोटल करंट जो हमेशा होगा उसकी वैल्यू हमेशा आई इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई होल्स का होगा। अब वो अलग बात है कि होल्स का कभी कम होगा और कभी इलेक्ट्रॉन्स का कम होगा, तो आई टोटल जो है ना वो करीब करीब आई इलेक्ट्रॉन या आई होल्स के ही बराबर आ जाता है इन केस ऑफ वेरी वेरी लेस करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन डिफरेंट केसेस। ठीक है। अब आई की वैल्यू अगर हम लोग NeAVD के फॉर्म में लिखें, जो आपका ड्रिफ्ट वाली वैल्यू होती थी ना, आई इक्वल्स टू NeAVD, और फिर VD को अगर म्यू वाली फॉर्म के अंदर लिख दें जो आपका ओम्स लॉ होता था, तो वहां से नए नए एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। IE प्लस IH किया तो NEA और VE और VH किया, फिर V को हमने म्यू वाली टर्म्स के अंदर लिख दिया, तो वहां से देखो सिग्मा कंडक्टिविटी वाला एक्सप्रेशन भी निकल के आ गया, ये एनी म्यू वाला एक्सप्रेशन भी निकल के आ गया। ठीक है। इन वाले एक्सप्रेशंस को याद रखें, म्यू इसमें मोबिलिटी और ई सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल्स क्या होता है, इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन, यानी वेकेंसी होती है इन वैलेंस बैंड।
पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है पर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपके पास में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसको थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो जल्दी से ऊपर चला जाता है। ये आपका एनर्जी लेवल है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है एक्स्ट्रा वाला, और इसीलिए चुन्नू मुन्नू एनर्जी देने पर ही वो कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर जाता है एक्स्ट्रा वाला। बाकी वैलेंस बैंड वाले से तोड़ के देना है तो वो तो फिर बॉन्ड टूटेगा, इधर से पहुंचेगा, फिर ये होल बनेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पर पहुंचेगा, तो वो कहानी तो चलती रहेगी, पर ये बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, पी टाइप के अंदर वही है कि यहाँ आपका एनर्जी लेवल रहता है, इसीलिए एक्सेप्टर कहलाता है। जो एक्स्ट्रा जो होल पड़ा हुआ है ना उसकी बात चल रही है। फिर हम लोग जब इसे हीट करते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, यहाँ पर ऑलरेडी एक होल मौजूद है तो एक होल और बन जाता है, और इसीलिए NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne। ठीक है, जंक्शन डायोड बनाते हैं तो जंक्शन डायोड में हम लोग ऐसे सैंडविच करके, सिंपल तरीका नहीं होता है, क्योंकि ऐसे क्यों नहीं जोड़ सकते कि एक पी लाओ एन लाओ ऐसे जोड़ लिया, तो एटॉमिक स्पेसिंग का चक्कर होता है ना। और इसीलिए देर आर वेरियस मेथड्स जिनसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को बनाते हैं। तो इसमें पी साइड और एन साइड दोनों साइड देखने को मिलती है। पी साइड के अंदर आपको होल्स मेजॉरिटी कैरियर देखने को मिलते हैं और एन साइड के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर देखने को मिलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में ग्रेडियंट होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण कुछ पी साइड से एन साइड के अंदर मूवमेंट होता है होल्स का, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एन साइड से पी साइड में मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट से जो आपका करंट बनता है, इस करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। जो इनिशियली पी से एन में और एन से जो पी में आपके माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर्स का जो मूवमेंट है, उस वाले मूवमेंट के कारण हम लोग डिफ्यूजन करंट की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है, बीच में इनके कुछ रिकॉम्बिनेशन होते हैं और यहां पर क्या जम जाते हैं आपके पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी नेगेटिव चार्जेस जम जाते हैं इस कोने में, और यहां आपके जम जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जम गए, ये इन पॉजिटिव को आने नहीं देते और ये नेगेटिव चार्जेस इन नेगेटिव को नहीं आने देते, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और ऐसे में आपकी जो बैटरी है वो एक फिक्टिशियस बैटरी यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं एक डेवलप हो गई है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ठीक है, इसके कारण फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो रुक जाता है, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसीलिए बैटरी का डंडा जो है वो इस तरह से है, फिक्टिशियस यानी नकली बैटरी एक डेवलप हो गई है जो अब फ्लो को अलाउ नहीं कर रही है। तो डिफ्यूजन करंट पी से हमेशा एन साइड की तरफ होगा और ड्रिफ्ट करंट हमेशा एन से पी साइड की तरफ होगा। इफ देयर इज नो बायसिंग तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बराबर होते हैं। बायसिंग का मतलब हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज जो है उसको नहीं जोड़ा है, और अगर एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं जोड़ा है, आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई है, एनर्जी सोर्स नहीं दिया है, तो इन दैट केस आप लोगों का डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बराबर होता है और इसीलिए नेट करंट हमेशा जीरो आता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल आपके लिए बना हुआ है, सर्किट में कैसे लगाया जाता है ये सब बातें बताई गई है। ठीक है, बना तो दिया सर्किट सिंबल, अब क्या बताऊं, है ना, दोबारा बना दिया, चलो कोई बात नहीं, अब बना भी दिया है तो, है ना। तो इसके अंदर हम लोग जब इसके फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं, तो इसके अंदर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन बना देते हैं। तो हम लोग ब्रेकडाउन की बातें करते हैं और नी वोल्टेज की बात करते हैं, आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे चर्चा होती है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, जबकि जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कुछ इस प्रकार के देखने को मिलता है। ठीक है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में जो आपको एकदम से जो राइज इन करंट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जब अचीव हो गया उसके बाद में एकदम से राइज जो है वो आता है। और वहीं जो फॉरवर्ड के अंदर आप लोगों को राइज एकदम से दिख रहा है, उससे पहले सब कुछ जीरो कर चल रहा था, इसको हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर रहे, और रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है तो बहुत भयंकर हीट जनरेट होती है, जिससे हमारा डायोड खराब होने के बहुत चांसेस जो है वो दिखाता है। ठीक है, मतलब इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि डायोड खराब हो जाता है। तो ये आपके फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, है ना। और इधर आ गए आपके ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, जैसे भी आप लोग बोलना चाहें। ठीक है भाई, ये कहानी सेमीकंडक्टर्स के अंदर ही हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की फिर चर्चा करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी वेव ही रेक्टिफाई होती है, मतलब कि अगर हम लोग इनपुट ऐसा दे रहे हैं, है ना,
इनपुट अगर मैंने मान लो ये दिया है ट्वी ये वाला, तो जो आउटपुट मिलता है वो मेरे को आधी वेव का ही रेक्टिफाइड मिलता है, क्योंकि हम लोगों की नेगेटिव हाफ साइकिल जो होती है उसके अंदर हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इनपुट एसी होता है ना भाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग जब डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के ही काम आता है, एसी को डीसी में यूनी डायरेक्शनल कर देता है हम लोग, ऑल्दो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कांस्टेंट नहीं रख पाते, यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, ये वाली बात एकदम सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पल्सेटिंग एसी को एक पल्सेटिंग डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, पर जो पल्सेस हैं वो अब यूनी डायरेक्शनल हो गई, अब नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आती। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जब एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो म्यूचुअल कपलिंग से सारी की सारी चीजें हो रही होती हैं। मैं एक डायग्राम आपको बना देता हूं। एक सिंगल डायोड का यूज होता है और यहां हमारा लोड लगा हुआ होता है। ठीक है, सिंगल डायोड का यूज होता है ना। एफिशिएंसी हमेशा जो पावर आउटपुट है डिवाइडेड बाय एसी पावर इनपुट है। ठीक है, अराउंड 40.6% की एफिशिएंसी होती है, और वहीं फुल वेव रेक्टिफायर 81.2 या 81% एफिशिएंट होता है, अराउंड वही है, 81.2 ही होगा, 40.6 है तो ये रहा 81.2, डबल एफिशिएंट होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम लोग एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, जिससे कि क्योंकि हम लोग दो यहाँ पर डायोड्स को यूज करते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से, वापस जैसे ये मान लिया मैंने सप्लाई दे दी बेटा एसी, ये हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बनाते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन दिखाने के लिए, उसके बीच में ऐसे लाइन भी खींचते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर एक आपका डायोड इधर रहता है, एक आपका डायोड जो है वो इधर रहता है। यहाँ आप लोगों का लोड जो है वो इस प्रकार से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये सेंटर टैपिंग होती है। तो एक बार आपका D1 कंडक्ट करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर आपका D2 कंडक्ट करता है। तो होता क्या है कि जो आपने इनपुट वेवफॉर्म दी थी पिछले केस में, उससे फिर अपने को ऐसी वेवफॉर्म जो है वो आउटपुट में मिल जाती है। मिलती पल्सेटिंग ही है, पर यूनी डायरेक्शनल होती है ना, इसीलिए इसको हम लोग डीसी बोलते हैं कि डीसी आउटपुट मिल गई। फिर इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर सर्किट जोड़ देता है। फिल्टर सर्किट जोड़ने से हमें क्या फायदा होता है, कैपेसिटिव फिल्टर भी जोड़ सकते हैं हम लोग और इंडक्टिव फिल्टर भी जोड़ सकते हैं, पर जनरली हम लोग कैपेसिटिव फिल्टर ही जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ देता है। इसके पैरेलल में एक कैपेसिटिव फिल्टर लगा हुआ होता है। इंडक्टिव जोड़ो तो सीरीज में जोड़ देना। ठीक है, कैपेसिटिव फिल्टर क्या करता है, इस आउटपुट को क्लिप कर देता है ना, और वो इसको कुछ ऐसा बना देता है, ये आउटपुट कर देता है कैपेसिटिव फिल्टर। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड भी जो वेरी हो रहा था ना इस डीसी के अंदर, वो भी वेरी होना बंद हो जाता है तो यूनी डायरेक्शनल, पर मैग्नीट्यूड अभी भी फिक्स नहीं था, तो हम लोग उसको भी कर देते हैं फिक्स बाय अप्लाइंग अ कैपेसिटिव और इंडक्टिव फिल्टर। इसमें एक फॉर्म फैक्टर होता है जो IRMS अपॉन IDC की वैल्यू या ERMS अपॉन EDC की वैल्यू, मतलब ये पोटेंशियल है और ये करंट है, उसकी वैल्यू निकालता है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पाई अपॉन √2 और हाफ वेव के लिए पाई/2 होता है। रिपल और रिपल फैक्टर, अगर आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर सम AC components are present, they are called ripples, and their measurement is given by a factor, so it is called ripple factor. गुड रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर बहुत छोटा होना चाहिए, इसीलिए तो फिल्टर लगाया है ना भाई। तो रिपल फैक्टर IAC अपॉन IDC से डिफाइन होता है, ये वाली वैल्यूज आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए IRMS जो I0/√2 होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, और IDC जो है या एवरेज वैल्यू वो 2I0/π होती है। रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, इस वैल्यू को आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एफिशिएंसी आप लोगों को जनरल आउटपुट अपॉन इनपुट के थ्रू पता होनी चाहिए। इसके बाद में जेनर डायोड आता है। जेनर डायोड सभी लोग जानते हैं, एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस के अंदर इसको ऑपरेट किया जाता है। LED को हम लोग फॉरवर्ड बायस के अंदर ऑपरेट करते हैं, और जब LED के कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं। LED के कैरेक्टरिस्टिक एक बार सब लोग किताबें खोल के देख लेंगे, IV कैरेक्टरिस्टिक इसी प्रकार के बनते हैं। जेनर डायोड के अंदर हाईली डोप्ड होता है और रिवर्स ब्रेकडाउन के अंदर ही काम करता है, और वोल्टेज इसलिए रेगुलेट कर पाता है कि बहुत कम वोल्टेज की वेरिएशन के ऊपर हमें बहुत हैवी चेंजेस इन करंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये इसका सर्किट होता है जो आप लोग NCERT में देखते ही होंगे। ब्रेकडाउन्स की अगर हम बात करें तो जेनर ब्रेकडाउन होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड डिप्लीशन लेयर का खुद ही टूट जाता है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई हो रही होती है रिवर्स हाई वोल्टेज के चक्कर में। ये बहुत प्रीडोमिनेंट फिनोमिना है, लोअर वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन, है ना, इन PN हैविंग हाई डोपिंग जंक्शंस के अंदर,
और पीएन जंक्शन हैविंग अ वेरी थिन डिप्लीशन लेयर, ठीक है, उनके अंदर भी ये बहुत देखने को मिलता है। इसके अलावा एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है डिप्लीशन लेयर के वो टूट जाते हैं क्योंकि उनसे टक्कर पड़ती है माइनॉरिटी कैरियर्स की, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स की टक्कर से कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, किसके, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे डिप्लीशन लेयर के, और उनको जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो बहुत जोर से भागते हैं और इसीलिए बहुत भयंकर करंट जो है वो बनता है और हम बोलते हैं एवलांच आ गया, जैसे बाहुबली में आया था बर्फ का। दिस इज प्रीडोमिनेंट किन में, हाई वोल्टेज जब हो जाता है ब्रेकडाउन के बाद, जिनमें लो डोपिंग होती है, इन जिनमें थिक डिप्लीशन लेयर होती है, इस तरह से याद रखना, इनके अंदर प्रीडोमिनेंट होता है। जेनर डायोड की सर्किट को देख के वाली चीजें आप लोग आराम से मार्क कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बाकी वो डार्क करंट वाला जो पार्ट है उसको एक बार देख लेना, सोलर सेल वाला, ठीक है, सभी लोग ओसीएससी कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी ना ये वाली, ये सब लोग एक बार एनसीईआरटी को खोल के आज के आज देख लेना, जिससे आप लोगों को याद रहे। कौन से क्वाड्रेंट में बनता है सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है। इसके बाद में लॉजिक गेट्स पे आते हैं। और गेट की चर्चा की तो और गेट का बुलियन अलजेब्रा एडर होता है, एडर, एडर मतलब ऐड। तो अगर हम लोग बात करें और गेट को तो आप लोग इसको पैरेलल के अंदर भी देख सकते हैं। और गेट कुछ इस प्रकार का दिखता है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक और गेट। कोई भी एक हाई है तो हाई आउटपुट मिलता है, एनी इनपुट इज हाई यू गेट अ हाई आउटपुट, ठीक है। दोनों ऑफ है तभी आप लोगों को लो आउटपुट मिलेगा, ये वाली बात पक्की है, ठीक है। तो देख एक भी हाई तो हाई, 1 1 1 आ रहा है ना इन तीनों में, और जब दोनों लो है तो लो, ये इसका सिंबल आ गया। एंड गेट, एंड गेट जो है वो सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसको हम लोग मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्रॉस लगेगा, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। और ए एंड बी का मतलब प्रोडक्ट है, तो जब दोनों हाई होंगे तभी हाई होगा, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन बोला मैंने। तो ये अगर हम लोग सीरीज के अंदर इस तरह से दो स्विच लगा दें, खैर छोड़ो, सीरीज के अंदर अगर आप लोग दो स्विच लगाओगे तो आप लोगों को एंड गेट मिल जाएगा। ये एंड गेट का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, और देख दोनों हाई है तो ही हाई, ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, दोनों हाई तो हाई, एक भी लो तो लो, सिंपल एंड गेट। एंड गेट के बाद में नॉट गेट, नॉट गेट का सिंपल सा फंडा है, जो भी एंट्री दोगे उसका ऑपोजिट आउटपुट दूंगा। नॉट गेट जो है वो आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसके अंदर डायोड बनाओ, डायोड के आगे ऐसे एक गुंडी लगा दो छोटी सी, ये नॉट गेट है। 0 डालोगे तो 1 मिलेगा, 1 डालोगे तो 0 मिलेगा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। नॉट गेट के आउटपुट वगैरह ये बने हुए हैं सिंबल, जो मैंने वैसे ही बता दिए। नॉर गेट के अंदर क्या करते हैं ना हम लोग, नॉर गेट में जो हमारा नॉट गेट होता है, और गेट होता है, उसके आगे नॉट जोड़ देते हैं और ये बन जाता है। अच्छा सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज और के आगे क्या जोड़ दिया, नॉट, तो ए प्लस बी का बार बन गया वो, ठीक है। नॉर गेट ए प्लस बी का बार, तो जो और का आउटपुट था उसको पलट दो, तो और के आउटपुट में क्या था, एक भी हाई तो हाई, अब वो सारे 0 कर दो और दोनों लो पे जो लो था उसको हाई कर दो, तो देख दोनों लो वाला हाई कर दिया और बाकी सारे 0 कर दिया, वेरी इजी। नैंड गेट आ गया, नैंड गेट में y इक्वल्स टू ए इंटू बी पे बार कर दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी का बार मतलब दोनों हाई पे जो हाई आ रहा था, अब उसको तो लो कर दो, बाकी सारे हाई कर दो, और एंड गेट के आगे भी ऐसे ही गुंडी लगा दो, गुंडी लगाते ही क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है, ठीक है। ये बन गया हमारा नैंड गेट, देख इसको लो कर दिया, बाकी सारे हाई कर दिया, ठीक है। बेसिक रिलेशन जो होते हैं और गेट वगैरह के वो यहाँ पर बता रखे हैं, जो डी मोइवर्स थ्योरम वगैरह के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो a प्लस 0 जो है वो a के बराबर होगा, a प्लस a के बराबर होगा, और गेट के अंदर हाई हाई का हाई मिलता है और हाई लो का भी हाई मिलता है। a प्लस 1 भी 1 होगा, a प्लस a बार भी 1 होगा, ठीक है। एंड गेट में a इंटू 0 0 होगा, क्योंकि एक भी 0 तो 0, दोनों हाई तो हाई, देख दोनों हाई तो हाई है ना। a इंटू 1 a होगा, पर a डॉट a बार जो है वो 0 होगा, तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम आ गई। इसमें a प्लस बी के बार को आप a बार डॉट b बार लिख सकते हो, ठीक है। a बार प्लस b बार का बार को आप लोग a डबल बार डॉट b डबल बार या फिर a डॉट b भी लिख सकते हो, क्योंकि डबल बार का मतलब क्या होगा, वापस वहीं पहुंच गए, ठीक है। ऐसे ही a डॉट b बार को आप a बार प्लस b बार लिख सकते हो, और a बार डॉट b बार के ऊपर बार को आप a बार बार प्लस b बार बार को आप a प्लस b भी लिख सकते हो। तो ये रिलेशन जो है इनको डी मॉर्गन्स थ्योरम का पार्ट बताया जाता है। लॉजिक गेट्स बहुत ही आसान लॉजिक्स के साथ में सॉल्व किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। और इस प्रकार से सेमीकंडक्टर का सेशन भी आप लोगों का समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।